तो एक क्वेश्चन लिखते हैं सभी लोग। लिखिए क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है, एक क्वेश्चन ये इन ट्रायंगल ABC दिया हुआ है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेंट्रोइड इज इक्वल टू दिस इज गिवन, सेंट्रोइड इज इक्वल टू गिवन है दिस इज 2, -1 एंड सरकम सेंटर इज गिवन, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है दिस इज गिवन 0, 1। ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो ये आराम से निकालिए सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं। जो रिजल्ट बताया था, रिजल्ट याद है ना? सेंट्रोइड डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। दूसरे बस बात नहीं, अगर भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चंस में अगर देखें तो जो क्या दिया हुआ है, जो गिवन है सेंट्रोइड दिया हुआ है, सरकम सेंटर दिया हुआ है, तो रिजल्ट का इसमें सीधा सीधा एप्लीकेशन। तो रिजल्ट का एप्लीकेशन करना है। जो रिजल्ट है ये था ONGC, याद रखना है ना, बोले थे ONGC, तो O मतलब ऑर्थो सेंटर। ठीक बात है, सभी को समझ में आ रहा है इतना? दिस इज ऑर्थो सेंटर है ना, ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, ठीक बात है, कोई नहीं। अब यहाँ पे इधर सेंट्रोइड होगा G है ना, दिस इज सेंट्रोइड, बीच में सेंट्रोइड होता है। ये एक्चुअली ये रिलेटिव पोजीशन याद होना चाहिए, नहीं तो इसमें गलतियाँ होती है। दिस इज सरकम सेंटर, ठीक है ना, सरकम सेंटर। बोला था ना ये याद रखने के लिए सभी को, ONGC याद रख लीजिए, सबसे बढ़िया है। N का कोई ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन O, G और C वैसे भी दिख रहा है O से ज़्यादा दूर G है, ऐसे भी ऑर्डर में अगर फॉलो करें तो ये 2:1 के रेशियो में होता है। अब यहाँ से जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है 2, -1, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0, 1, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट है दिस इज x, क्या है, y है। अब यहाँ से अगर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फार्मूला समझिएगा, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, है ना, तो कोई बात नहीं, अब लगा देते हैं। सर 2 × 0 हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 0, तो सर 2 × 0 + 1 × x, x डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 आएगा, दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं? नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इन द सिमिलर मैनर 2 × 1 + 1 × y, y कोऑर्डिनेट के लिए, डिवाइडेड बाई नीचे 2 + 1 3, दिस इज इक्वल टू -1 आएगा। सही है ना? तो यहाँ से x का जो वैल्यू है 6 आ जाएगा, और यहाँ से y का वैल्यू भी सिमिलरली निकाल सकते हैं। सर 2 + y इक्वल टू में -3, तो y इक्वल टू में -5 आएगा, है ना। तो आ गया ना ऑर्थो सेंटर, h ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। ऑर्थो सेंटर इज x कोऑर्डिनेट इज 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज -5, आंसर आ गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ बहुत लंबा नहीं है, बहुत कैलकुलेशन भी नहीं है, लेकिन जिसको रिजल्ट याद है तो सिंपली एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब रिजल्ट याद नहीं है तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं है, इसी प्रकार के क्वेश्चन सब आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, याद रखना है। अच्छा, हमें एक चीज़ ये बताइए कि कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो जितने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है आप लोग का, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा जो हम बात कर रहे हैं। कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन इक्विलेटरल लिखता हूँ मैं इसको, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल ABC है, दिस इज ट्रायंगल ABC। तो ये कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम, इसका सब समझिएगा इस चीज़ को। ये कोऑर्डिनेट A है, दिस इज x1, y1, कोऑर्डिनेट B इज दिस इज x2, y2, कोऑर्डिनेट C इज दिस इज x3, y3। तो हम ये बोल रहे हैं, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स, जैसे यहाँ पे दिख रहा है x1, y1, x2, y2, x3, y3, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर प्लॉट करेंगे तो क्या ये सारे कोऑर्डिनेट का वैल्यू किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमेशा रैशनल हो सकता है क्या? कैन इट बी पॉसिबल, यस और नो? बस यस और नो में आंसर देना है सभी को। कैन ऑल द कोऑर्डिनेट्स, कैन ऑल द
लॉजिक भी पता होना चाहिए। कैन ऑल द, जो पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बी रैशनल नंबर हो सकता है क्या? क्या सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? सभी लोग बताइए, सभी लोग सोच के आराम से, लॉजिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात। रैशनल नंबर सभी लोग समझते हैं कि नहीं? जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट हैं, समझिएगा इस चीज़ को। रियल नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, ठीक है ना? रैशनल नंबर या तो इरेशनल नंबर। रैशनल को किस से डिनोट करते हैं सेट थ्योरी में? बताइए, क्यू से डिनोट करते हैं, है ना? और इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट से, हाँ, क्यू सी, एक ही बात है। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। रूट का टर्म ये सब चीज़ें नहीं आएगी। मतलब वेयर पी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। यही होता है रैशनल नंबर का ओरिजिनल डेफिनेशन। और जो रैशनल नंबर नहीं होगा वो रैशनल नंबर कहलाएगा, है ना? बाकी डेसिमल के फॉर्म में अगर कभी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो क्या होता है? रेकरिंग होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है। रेकरिंग और टर्मिनेटिंग समझते हैं ना जिस चीज़ को? रेकरिंग का मतलब जैसे 1/3 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखे? 0.3 का रेकरेंस लिख देते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट करेगा यही चीज़। नहीं, अब जैसे 1/2 अगर लिखेंगे तो सर ये 0.5 हो जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया और ये रेकरेंस में आ गया। लेकिन ये रैशनल नंबर का अगर वैल्यू लिखेंगे तो ना तो वो टर्मिनेट करेगा, ना तो रेकरेंस में आएगा, ना तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस इनफाइनेटली चलता रहेगा। जैसे अगर रूट 2 ही लिखते हैं तो 1.414 पे ही ख़त्म थोड़े होता है, वो आगे भी चलते रहता है, बहुत आगे। जैसे रैशनल नंबर के और भी एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? पाई होते हैं, पाई एक रैशनल नंबर है ना? वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। 22/7 इज ए रैशनल नंबर, बट पाई इज एन इरेशनल नंबर। नेपियर्स कांस्टेंट ई जो है इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के जो नंबर्स है इरेशनल नंबर्स है। तो खैर रैशनल इरेशनल का हम चर्चा कर लिए। तो जो हम पूछ रहे थे क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए कि कैन ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बी रैशनल नंबर? हो सकते हैं क्या सारे के सारे? कुछ लॉजिक के साथ हो सकता है। एक लोग बोल रहे हैं यस, बाकी लोग, सभी लोग कुछ ना कुछ जवाब दीजिए इसमें, है ना? पार्टिसिपेट करो, कुछ आप कुछ भी आपका दिमाग काम कर रहा हो तो। दिव्या जी आप बताइए, कुछ आ रहा है दिमाग में, या नहीं आ रहा है तो भी बताइए कि सर हम कैसे बताएंगे। लगन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो पाएंगे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में क्या है, इसका आंसर होगा नो। आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली सीधे, इसका आंसर हो जाएगा पहली बात नो, पहला आंसर तो नो है। अब क्यों है ये लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए, एक तो दो तरीके से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें 1/2 और डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो एरिया x1 y1 1 लिखते हैं, फिर x2 y2 1 लिखते हैं कि नहीं, फिर x3 y3 और ये क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला और क्या लिखते हैं? √3/4 a स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? a स्क्वायर लिखते हैं। अब a स्क्वायर अगर लिखेंगे किसी भी साइड का स्क्वायर तो ये आएगा एक्चुअली में √3/4। साइड लेंथ कहीं से भी निकाल लेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे किसी दो के बीच में अगर लगा लेते हैं, इसके a और b के बीच में लगा लेते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर और फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट होगा। अगर हम मान लेते हैं कि सारे के सारे x1 y1 x2 y2 x3 y3 रैशनल नंबर है, तो जब हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट को तो एक्सपेंड करने आता होगा ना सभी को, तो ये जो चीज़ें हैं अगर इसको हम निकालेंगे इसका वैल्यू, चाहे जैसे जो एरिया का फॉर्मूला बताया था उस तरीके से भी अगर निकालेंगे तो ये तो हमेशा क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा निकल के, आएगा कि नहीं आएगा? तो दिस विल बी ए रैशनल नंबर। और यहाँ पे अगर बात करें इधर से तो ये एक सर रैशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, रैशनल नंबर आएगा। और √3/4 इज व्हाट? इरेशनल नंबर। इरेशनल को रैशनल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा निकल के? बताइए सभी लोग,
ये रैशनल आ जाएगा, है कि नहीं, ये रैशनल नंबर ही आएगा, ये रैशनल नंबर आ जाए तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो जाता है। हम हाँ, तो इसका मतलब x1 y1 x2 y2 अगर दोनों को बराबर होना है तो एटलीस्ट वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स या तो x में या तो y में कोई ना कोई एक वैल्यू इरेशनल ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी एक्चुअली वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट हो पाएगा, है कि नहीं। तो एग्जाम में आपको क्या है, किस तरीके से दे सकता है क्वेश्चन, कुछ भी दे देगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे ऑप्शन दे देगा जैसे ए कॉमा बी कॉमा बी का कोऑर्डिनेट सी कॉमा डी और सी का कोऑर्डिनेट ई कॉमा एफ, और साथ में यह लिख देगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा। ट्रायंगल ए बी सी कैन बी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैन नॉट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैन बी अदर ट्रायंगल। तो कुछ भी, तो आंसर क्या होगा इस केस में, एक पॉसिबिलिटी जो कंफर्म है वो हम बोल सकते हैं, दावे के साथ बोल सकते हैं। क्या बोल पाएंगे बताइए? हम ये बोल सकते हैं कि सारे कोऑर्डिनेट सर यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो एक तो ये कंफर्म बात है कि ये ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये रिजल्ट आपके दिमाग में अगर रहेगा तो वहीं पे क्लिक कर जाएगा, खटाक से क्लिक कर जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे सीधा कंक्लूजन हम निकाल के लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कैन नॉट बी इक्विलेटरल। ऐसे करके क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन देखिए अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो पूछेगा इतना आसानी से कि लोगों को लगेगा ही नहीं कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना सोचना था, इसमें ये सब करना था, कॉन्ट्राडिक्शन से ये सब चीज़ें आएगी। क्वेश्चन तो छोटा ही बनेगा, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का है। सब लोग सोच के आराम से करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से। बोला जा रहा है कि सारे कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of a triangle are rational, ठीक है। then which of the followings must be rational होना चाहिए, कौन कौन से हैं। ऑप्शंस ए दे रहा हूँ, सेंट्रोइड है, हो सकता है इसमें एक से अधिक भी आंसर सही है। और ऑप्शन बी दिस इज ऑर्थो सेंटर, ऑप्शन सी सर्कम सेंटर, ऑप्शन डी इज इन सेंटर। चलिए बहुत सोच के आराम से जवाब दीजिए। अगर देखते हैं तो क्या होगा, पहले आंसर क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रोइड भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा। इन सेंटर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रैशनल नंबर ही आए निकल के, तो इसलिए आंसर इसका तो ए बी सी है, 3 आंसर है। अब इसमें पूछ रहा हुई जब तो फॉलो उल्टा पूछ लेता तो एक ही आंसर होता है, इन सेंटर, है कि नहीं। अब ऐसा क्यों होगा उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, समझिए इस चीज़ को, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, छोटा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, लेकिन लॉजिकल है। ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, सब लोग समझिए। अब यहाँ से अगर देखें, ये जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं सर, यहाँ पे x1 y1 और ये जो b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट है दिस इज x3 और y3। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब के सब रैशनल नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो पहला कॉमन सेंस काम कर रहा होगा कि सर सेंट्रोइड अगर निकालते हैं तो सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस ऑफ x3 डिवाइडेड बाई 3 होता है कि नहीं। और फिर y1 प्लस y2 प्लस ऑफ y3 डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो सर यहाँ पे अगर x1 x2 x3 ये सब रैशनल नंबर है तो 3 रैशनल नंबर का सम भी रैशनल ही आएगा, ये तो पढ़े होंगे सभी लोग, है ना। इसलिए सेंट्रोइड का जो x कोऑर्डिनेट है वो मस्ट रैशनल नंबर होना ही चाहिए। सिमिलरली इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि y भी रैशनल है। तो सेंट्रोइड तो हो गया भाई, आसानी से दिख गया, सभी लोग बताए थे सेंट्रोइड, कोई बात नहीं। अब बाकी पंगा फंस रहा है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में।
तो देखिए ऑर्थो सेंटर का जो फॉर्मूला है, अक्सर एनालाइज करेंगे इस चीज़ को, तो वैसे tan A, tan B, tan C ये सब वैल्यू वगैरह पता होना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन को हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, लेकिन अगर दूसरे वे में इसको एनालाइज करें तो समझ में आएगा वहाँ से भी कि एक्चुअली में जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या बताया था, सभी लोग बताइए पहले। ऑर्थो सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। नहीं तो सर यहाँ से एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड ये ले लेंगे और मान लेते हैं एक एल्टीट्यूड ये, कोई भी दो एल्टीट्यूड लेके इंटरसेक्शन अगर निकाल लेते हैं तो एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन आएगा दैट विल गिव द ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है ना सबको? तो अब हम बोल रहे हैं सर एडी का अगर हम इक्वेशन लिखने बैठते, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा कैसा होता है स्ट्रेट लाइन, कैसा दिखता है, ऐसा तो नहीं होगा, होगा थोड़ा बहुत आइडिया होगा सबको, है ना? तो मैं थोड़ा सा बस उस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ। एडी का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो एडी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, हाँ, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर लिखते हैं एडी का, तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए उस पर, या तो एक पॉइंट है उसका स्लोप चाहिए। तो एडी जो है ए से पास कर रहा है, ए पॉइंट ए से, तो उसका इक्वेशन अगर लिखने बैठेंगे तो अगर हम बीसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। समझिएगा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो y3 माइनस ऑफ y2 अपॉन में x3 माइनस ऑफ x2, पढ़ेंगे वैसे ये सब सारी चीज़ें। तो हम ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे y3, y2, x3, x2 सब के सब क्या है, सब के सब बताइए ये रैशनल नंबर है, तो इसलिए स्लोप का वैल्यू भी रैशनल आएगा। अगर इस BC लाइन का स्लोप m है तो AD लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? AD लाइन का स्लोप -1/m होगा। इसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देते हैं, तो हम ये बोल रहे हैं -1/m का वैल्यू भी क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। तो AD लाइन का जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये y माइनस ऑफ y1 इक्वल टू -1/m, दिस इज x माइनस x1 आएगा। तो इसमें सारे चीज़ें जितने भी m, x1, y1 सब के सब क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसीलिए AD में सारे के सारे ABC जो आएंगे, इस लाइन का फॉर्मेट जो आएगा ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c, इस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब x का कोफिशिएंट को हमने a बोल दिया, y का कोफिशिएंट b बोल दिया और कांस्टेंट हमको c। तो ABC का वैल्यू रैशनल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। a1, b1, c1 बोल दे तो और बेहतर है। तो इन द सिमिलर मैनर अगर b का भी इक्वेशन लिखेंगे ना, b दूसरे एल्टीट्यूड का इक्वेशन, तो ये a2x प्लस में b2y प्लस ऑफ c2, ये भी एक क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, a2, b2, c2, है कि नहीं? क्योंकि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स रैशनल है। और जब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो दो लाइन को सॉल्व करने से उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, h मिलता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब h का कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? दिस विल बी ए रैशनल नंबर। समझ में आया क्या सभी को यहाँ से? हाँ कि ना बोलिए सभी लोग। इतना समझ में आया तभी हम आगे चलेंगे। इन द सिमिलर मैनर अगर हम एनालाइज करें किसके लिए, सरकम सेंटर के लिए, सभी लोग इस चीज़ को समझिएगा। सरकम सेंटर, हाँ बताइए। नहीं, लीनियर इक्वेशन है। हाँ, नहीं, अगर उसके कोफिशिएंट्स, जो ये कोफिशिएंट है a1, b1, c1 और दूसरा a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2, और इसको सॉल्व करें तो कैसे रूट का टर्म कैसे कब आएगा? जब स्क्वायरिंग वगैरह होता है, चाहे कुछ होता है, तब ना रूट का टर्म आएगा। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो कुछ नहीं ऐसा करना होता है, सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करते हैं, तो रैशनल ही रहेगा ना। तो इन द सिमिलर मैनर सरकम सेंटर का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, सभी लोग बताइए। सरकम सेंटर का डेफिनेशन होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। तो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तो ये है कि नहीं, दूसरा साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ये आ जाएगा, है कि नहीं। तीसरा साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर अपने पास ये आ जाएगा, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर से वही बात है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का हम इक्वेशन लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं OD का इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या OD का इक्वेशन भी एक रैशनल कोफिशिएंट के साथ दिखाई देगा? भाई कारण ये है कि वही चीज़ होगा ना, मिड पॉइंट निकालेंगे रैशनल नंबर आएगा, इसका स्लोप निकालेंगे रैशनल नंबर आएगा, BC का स्लोप, और BC का स्लोप यदि m है तो इसका स्लोप -1/m हो जाएगा।
तो फिर से इसका इक्वेशन जो होगा वही इसी टाइप से दिखाई देगा, रैशनल फॉर्म में ही दिखाई देगा। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं इन सेंटर, लेकिन इन सेंटर में ऐसा नहीं होता, इन सेंटर में ऐसा नहीं होता। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था, इसको फॉर्मूले से एनालाइज करना होगा। फॉर्मूला याद है सभी को, क्या होता था, ax1 प्लस ऑफ bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए तभी मज़ा आएगा। ay1 by2 प्लस में cy3 डिवाइडेड बाई में क्या है, नीचे a प्लस बी प्लस सी है ना। अब यहाँ पे देखिए सभी लोग, समझिए इस चीज़ को। जैसे ए बी सी जो कोफिशिएंट है, ए बी सी, ये कोफिशिएंट के बारे में विचार करिए। ये साइड लेंथ है एक्चुअली में, ये सब साइड लेंथ है। लेकिन हम x1 x2 x3 के बारे में तो कंफर्म है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि सर वो रैशनल नंबर था। लेकिन साइड लेंथ के बारे में क्या कंफर्मेशन प्राप्त है, नहीं। साइड लेंथ अगर का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, रूट आ जाएगा ना। साइड लेंथ अंडर रूट में ये जो क्वांटिटी है, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर मान लीजिए साइड लेंथ वगैरह ये सब निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है सबको। इसका मतलब सर ये क्या अंदर वाला क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये कोई ज़रूरी है क्या। परफेक्ट रूट के अंदर में जो मसाला है, दैट मसाला इज परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट कन्फर्म। समझ में आ रहा है, इट मे बी और मे नॉट बी, ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हम जो है ना, इसके बारे में नहीं कंफर्म बोल सकते हैं कि सर ये रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, है कि नहीं। दोनों बातें हो सकती है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था मस्ट बी रैशनल, तो मस्ट बी रैशनल में तीन चीज़ों को हम बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में। समझ में आया कि नहीं सभी को। हेलो, अरे चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन सब दिखेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग निकाल के बताइएगा ईमानदारी से। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द वर्टेक्स, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, डायग्राम बना दे रहा हूँ। ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी, ठीक है। ट्रायंगल इसका वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दिस इज़ 1,1 दिया हुआ है। ट्रायंगल वर्टेक्स बी का नहीं, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। ए बी का जो मिड पॉइंट है और ए सी का जो मिड पॉइंट है, दोनों का ये मिड पॉइंट दिया हुआ है ना। बस लिख रहा हूँ, -1,2 है, और फिर ये जो कोऑर्डिनेट है दिस इज़ 3,2 दिया हुआ है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट 3,2 दिया हुआ है। तो हमें ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड लिख देते हैं यहाँ पे, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, दिस इज मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी का ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड सेंट्रॉइड निकालना है। दिस इज फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। निकालिए फटाक से, जल्दी से निकाल दीजिए। बी और सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट है सर x2, y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3, y3 है, सही है। तो इसमें क्या है, अब पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो सर ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है इसका सॉल्यूशन में अगर देखें तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। तो सर फॉर्मूला लगाते हैं ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x2 + 1/2 इक्वल टू -1 एंड y2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। तो x2 का जो वैल्यू है, x2 का वैल्यू -2 -1 -3 आएगा, एंड y2 का जो वैल्यू है दिस इज 4 -1 3 आ जाएगा। मतलब पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट है दिस विल कम व्हाट, -3,3 आ जाएगा, सही है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दिस इज द पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट आ गया। इन द सिमिलर मैनर पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ऐसे ही आ जाएगा, x3 + 1/2 इज इक्वल टू 3 है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं और क्या है। सो y3 + 1/2 इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ से x3 का जो वैल्यू है 6 - 1 5 आ जाएगा, एंड y3 का वैल्यू दिस इज 4 - 1 3 आ गया। तो इसका मतलब पॉइंट डी नहीं, ये तो बी का कोऑर्डिनेट आया था ना। और सिमिलरली सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा
सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5,3 आ गया। कोई समस्या? तब फॉर्मूला लगा देंगे ना सेंट्रोइड का, सब सारे एक्स कोऑर्डिनेट का सम निकाल लेंगे। -3, 5 और 1, तो इसका मतलब -3 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। फिर 3 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, यही आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो 6 - 3 3/3 1 आ जाएगा। 1,7/3 इज द आंसर। कोई आपत्ति है क्या किसी को? तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा ना सेंट्रोइड का। तो ऐसे ही क्वेश्चन, सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है। पॉइंट ए दिया हुआ है 6,0, पॉइंट बी इज गिवन 0,6 एंड पॉइंट सी इज गिवन 6,6। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन circumcenter and orthocenter, circumcenter and orthocenter of triangle ABC, orthocenter of triangle ABC। 0,6 और C कोऑर्डिनेट है 6,6, दिस इज 0,6। हाँ सभी लोग, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही एग्जाम में आपके आएंगे छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे जिसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी करना होगा, हल्का सा, टाइम कम लगे और क्वेश्चन हो जाए। जैसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है दिस इज 6,0 एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, सभी लोग बताइए 0,6। तो सर इस दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट है y = 6 लाइन होगा और ये x = 6 लाइन होगा, तो ये सर 6,6 आएगा कि नहीं आएगा? कॉमन सेंस बता रहा है ये चीज़ें। अब तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो सर यही ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल समझिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज व्हाट सर, दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है क्या? तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर ऑर्थो सेंटर तो जहाँ पे 90 बनता है वहीं पे होता है, ये तो हम कई बार बताए हैं, है ना। तो ये जो सी है, सी इज द इटसेल्फ इज द ऑर्थो सेंटर, यही इसका ऑर्थो सेंटर है, सही बात है। और फिर बताया था सरकम सेंटर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, सरकम सेंटर कहाँ पे होता है? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, ए बी होगा, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट 3,3, यही हो जाएगा, इसका सरकम सेंटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? दिस इज द सरकम सेंटर। कोई समस्या हो तो बताइए, है कि नहीं? यह हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इज द सरकम सेंटर। अब यहाँ पे इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच का दूरी, ये ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का जो दूरी है, ये डिस्टेंस समझिए इस चीज़ को, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? सरकम सेंटर और ये ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये है भैया ओसी डिस्टेंस, है कि नहीं? ओसी डिस्टेंस जो होगा वही तो निकालना है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, 6 - 3, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 3√2 आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ना, कोई कैलकुलेशन तो नहीं था। अच्छा चलिए आगे के जो कॉन्सेप्ट है कुछ उसको पढ़ते हैं। फिर पिछले टर्न पे हमने बताया था कि इसमें दो बातें और है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, है ना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दूसरा रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ना है इसके अंदर। तो उसको जानते हैं, व्हाट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम का चीज़ है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का शिफ्टिंग। तो ओरिजिन का शिफ्टिंग क्या है कि एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट हम बदलते हैं, जो अपना रेफरेंस एक्सिस है उसको बदल देते हैं हम। जैसे समझिएगा सभी लोग, जैसे अब यहाँ पे ये है अपना y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको क्या करते हैं, ओरिजिन बदल देते हैं, कोऑर्डिनेट रेफरेंस पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट हम चेंज कर देते हैं इस तरीके से। तो ये कैपिटल Y मान लेते हैं और दिस इज कैपिटल X, इसका ओरिजिन O था, इसका O डैश कर देते हैं इस नए एक्सिस का।
अब एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो दोनों के बीच में क्या आएगा, तो ऑरिजिन को यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ओल्ड वाला जो था उसके रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट जो है ऑरिजिन का, उसका सर यहाँ पे और शिफ्ट करके यहाँ पे ला दिया गया है। ये एच कॉमा के पे मान लेते हैं, दिस इज एच कॉमा के पे ऑरिजिन शिफ्ट कर दिया है। ये एच कॉमा के किसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स हैं, और पुराने वाले के रेस्पेक्ट में इस ऑरिजिन का समझ में आ रहा है ना, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के पुराने वाले के रेस्पेक्ट में। ये जो नया वाला एक्सिस था वाई एक्सिस कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स, समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि कुछ न कुछ आएगा। अब एक पॉइंट है मान लेते हैं हम यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है और इस समय क्या रिलेशन आएगा उसको हम डेवलप करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ से अगर इसको ज्वाइन कर दे और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दे तो ये डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया गया पुराने वाले के रेस्पेक्ट में, तो पॉइंट P जो है इसका कोऑर्डिनेट आएगा सर एक्स कॉमा वाई आएगा, और यही चीज़ नए वाले के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सर ये आएगा, है कि नहीं, ये नए वाले के रेस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से आएगा। तो यही चीज़ हो जाएगा ये नए वाले के रेस्पेक्ट में P डैश अगर बोल दे, चाहे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बोल दे, तो सर ये कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई आएगा, है कि नहीं। अब हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में विथ रिस्पेक्ट टू एच कॉमा के। तो अब ये हमें बताइए सभी लोग सोच विचार के कि अगर इसको हम यहाँ मिला दें और इसको यहाँ मिला दें तो ये जो डिस्टेंसेज होंगे, ये डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा, h आएगा क्या, नहीं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा, k आएगा क्या, समझ में आ रहा है सभी को ना, ठीक बात है। अगर ये k है तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये कैपिटल एक्स है ना, और ये नहीं डैश मतलब ठीक है डैश भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड नोटेशन है अभी हम उसको लेके चल रहे हैं। डैश भी लिखना आप लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वो एक बस समझने के लिए है और कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि तोप चीज़ नहीं है। अब यहाँ से अगर बात करते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या वाई हो जाए, कैपिटल वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमें रिलेशन अगर निकालना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक पीएम डिस्टेंस जो है, पीएम डिस्टेंस क्या है, स्मॉल वाई के इक्वल है, पीएम डिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, वाई व्हाट इज क्या कैपिटल वाई प्लस ऑफ के लिख सकते हैं क्या, सभी लोग सोच विचार के आराम से। और ये पीएन डिस्टेंस जो है, पीएन डिस्टेंस को क्या स्मॉल एक्स के बराबर लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसके पैरेलल है, तो कैपिटल एक्स प्लस एच, तो ये रिलेशन आ गया, इस तरीके का रिलेशन है। तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे, स्मॉल एक्स इक्वल टू दिस इज कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस ऑफ के। इसको ऐसे याद रखना, एक्स ओल्ड, स्मॉल एक्स क्या था, ओल्ड वाला, तो एक्स ओल्ड इक्वल टू कैपिटल एक्स क्या है, नया वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स न्यू और प्लस एच। सिमिलरली वाई ओल्ड इक्वल टू, ऐसे करके याद रखेंगे, वाई न्यू प्लस में के। एच कॉमा के क्या है, व्हाट इज एच कॉमा के, यहाँ पे सभी लोग बताइए। एच कॉमा के वो पॉइंट है जहाँ पे ऑरिजिन शिफ्ट किया गया है, ऑरिजिन को बदला गया है, मतलब 0,0 से एच कॉमा के पे शिफ्ट किया गया है। तो ऐसे देखिए याद रखने में कोई इसमें टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे पुराने लोग होते हैं और नए लोग होते हैं, तो पुराने और नए लोग के बीच में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस कुछ होता है कि नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि पिता का उम्र अगर मान लीजिए 40 साल है, 45 साल है और बच्चे का उम्र 20 साल है, तो दोनों को बराबर करना है तो क्या लिखेंगे भाई, 45 इक्वल टू 20 प्लस 25 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो नए में कुछ ऐड करेंगे तब तो पिता के बराबर हो पाएगा। तो वही चीज़ है, ऐसे याद रखिए कि ओल्ड इक्वल टू न्यू प्लस एच, दोनों में है, ओल्ड इक्वल टू न्यू प्लस एच, न्यू प्लस समथिंग। तो ऐसे कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, हमेशा याद रहेगा, है ना। ये डैश वैश चाहे स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इसको याद रखिए, है कि नहीं। ओल्ड इक्वल टू न्यू प्लस समथिंग, न्यू प्लस समथिंग, वो समथिंग क्या है, एच कॉमा के, न्यू प्लस समथिंग। तो इस तरीके से याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यही है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बहुत लल्लू छाप क्वेश्चन बनेंगे, है कि नहीं। इसका एप्लीकेशन है, एक्चुअली में एप्लीकेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कई सारी बातें करेंगे हम। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे अगर चर्चा करें, जैसे बोला जा रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस is shifted to the point -1, 3, then find the coordinates of 1, 2 with respect to new axis. कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। बताइए क्या आएगा आंसर? सभी लोग बताइए, एक लाइन का आंसर दे सकते हैं, कुछ करना थोड़ा है इसमें। पहली बार होता है तो चीज़ों को रिलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अब यहाँ से अगर देखें तो क्या है, जो रिलेशन बताया है उसी को करना है ना। तो यहाँ से जो बोला है रिलेशन लिख लेंगे। सर एक्स न्यू इक्वल टू क्या था बताइए? एक्स ओल्ड इक्वल टू जो रिलेशन था उस रिलेशन को भूलेंगे नहीं। चाहे न्यू को न्यू ही निकालना है ना तो न्यू ही लिखिए डायरेक्ट, और अच्छी बात है। एक्स न्यू इक्वल टू एक्स ओल्ड घटाना पड़ेगा इसमें से, तभी बराबर हो पाएगा। एंड वाई न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई ओल्ड माइनस के हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब एक्स न्यू मतलब क्या है? कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स ओल्ड कितना है? ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट का, समझ में आ रहा है? दिस इज 1 माइनस ऑफ दिस इज माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, है कि नहीं? वाई न्यू अगर करेंगे तो यहाँ से कैपिटल वाई इज इक्वल टू में क्या आएगा? कैपिटल वाई इक्वल टू वाई ओल्ड। वाई ओल्ड इज व्हाट? सभी लोग बताइए। वाई ओल्ड 2 है, 2 माइनस में 3 आ गया, तो ये 2 माइनस 3 माइनस ऑफ 1, तो यहाँ से 2 आ गया। दिस इज तो हो गया ना भाई। कैपिटल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू में क्या आएगा? दिस इज 2 कॉमा माइनस ऑफ 1, है कि नहीं? ये आंसर है। इसमें कोई समस्या? इस प्रकार से काम कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअली इसका काम कहाँ पे आता है? काम आएगा इसका कई जगह एप्लीकेशन है, बहुत जगह एप्लीकेशन। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारे डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं दिखते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके ऑरिजिन को शिफ्ट करके हम उसको क्या करते हैं, होमोजेनियस में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके वो सॉल्व होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कई जगह काम आता है, ऐसे पैराबोला में काम आएगा, एलिप्स में काम आएगा, हाइपरबोला में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई जगह काम आता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। तो एक और छोटा सा प्रॉब्लम और करते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन लिखिए एज फॉर एग्जांपल में कि if the axes are shifted to the point 1, 2 पे 1, -2 विदाउट रोटेशन अभी चर्चा करेंगे आगे चल के, अभी जस्ट करने वाले हैं रोटेशन। ये इक्वेशन ये जो इक्वेशन है 2x² प्लस ऑफ क्या है, व्हाट इज दिस, y² माइनस में 4x प्लस ऑफ 4y इक्वल टू 0 किस में चेंज हो जाएगा? बिकम्स, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज x² प्लस ऑफ 2y² इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी इज व्हाट, 2x² प्लस ऑफ y² इक्वल टू 6, एंड ऑप्शन नंबर सी इज 2x² प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ y² कैपिटल y² इक्वल टू में 4, एंड ऑप्शन नंबर डी इज दिस इज x² प्लस ऑफ 2y² इक्वल टू में 4 है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या होगा। तो सभी लोग समझ में आ रहा है क्या करना है? मतलब हमें
जो बोला किया जा रहा है कि जो एक्सिस है उसको और क्या है, शिफ्ट किया जा रहा है ना, तो वही रिलेशन यूज करेंगे, एक्स ओल्ड इक्वल टू क्या था, एक्स न्यू प्लस ऑफ एच, है ना, इस प्रकार से। तो स्मॉल एक्स इक्वल टू दिस इज कैपिटल एक्स प्लस ऑफ एच। एच का वैल्यू दिया हुआ है 1, -2, मतलब एच का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो स्मॉल एक्स को रिप्लेस करेंगे कैपिटल एक्स प्लस ऑफ 1। एंड सिमिलरली स्मॉल वाई इक्वल टू क्या रिलेशन आएगा, ये आएगा कैपिटल वाई प्लस ऑफ के आएगा, है कि नहीं। तो कैपिटल वाई का जो वैल्यू है दिस इज कैपिटल वाई एंड के का वैल्यू क्या है, -2 है। तो स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई -2 आ जाएगा। कोई समस्या हो तो बताइए इसमें, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें कोई बता सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x², 2 टाइम्स में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y², दिस इज y -2 का स्क्वायर, माइनस में 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल x की जगह कैपिटल x प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ दिस इज कैपिटल y -2, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो भैया यहाँ से x² का टर्म उठाते हैं तो 2x² आएगा, है कि नहीं सर। x का टर्म तो यहाँ से 4x -4x कैंसिल आउट हो जाएगा। कांस्टेंट y² का टर्म यहाँ से तो +y² आएगा, माइनस में 4y प्लस 4y ये भी कैंसिल आउट हो गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ से +4 +4, 4 4 8 आ गया, -4 फिर 4 बन गया, फिर -8, तो -4, इसका मतलब इधर ले आएंगे तो +4 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या? तो इस प्रकार से थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आप लोग के। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखना है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट काम सब करने के लिए दे रहे हैं। ध्यान रखेंगे आराम से इजीली हो जाएगा, बहुत स्मूथली सारा क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कोई झंझट ही नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर पढ़ते हैं, इसमें है एक टॉपिक रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस, इसमें थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझिएगा। और रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का रोटेशन, ये भी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इसका ज़रूरत पड़ता है, और भी कई जगह ज़रूरत पड़ता है। बीच में क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछ लिया था एग्जाम में रोटेशन ऑफ एक्सिस से। तो इससे क्या तात्पर्य है उस चीज़ को समझिए। रोटेशन ऑफ एक्सिस का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली जैसे यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स। अब एक्चुअली एक्सिस को रोटेट कर दिया जा रहा है एंगल थीटा से। अगर इस एक्सिस को रोटेट कर देंगे एंगल थीटा से तो ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से घूम गया, है कि नहीं। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मान लेते हैं हम थीटा एंगल से पूरे एक्सिस को सर रोटेट कर दिया थीटा एंगल से इस तरीके से, ऐसा। तो ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल एक्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा। अब कोई एक पॉइंट है, समझिएगा, कोई एक पॉइंट है, पॉइंट पी एक्स, वाई, उसका कोऑर्डिनेट दोनों के रेस्पेक्ट में है। एक तो पुराने वाले के रेस्पेक्ट में कुछ आएगा, ये है, ये पुराने वाले के रेस्पेक्ट में है, इसका स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है पी एम बोल देते हैं इसको, और ये डिस्टेंस बोल देते हैं पी एन डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये तो सर स्मॉल ऑफ वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ऑफ एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। अब जो नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में भी इसका कोऑर्डिनेट कुछ आएगा। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आएगा, है कि नहीं। यहाँ से सर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आएगा। तो ये जो डिस्टेंसेज हैं, दिस डिस्टेंस ये एम डैश बोल देते हैं एंड दिस इज एन डैश बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर देखें ध्यान से तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में, तो ये कैपिटल वाई के पैरेलल है, तो ये कैपिटल पी एम डैश कैपिटल वाई के इक्वल हो जाएगा। एंड पी एन डैश जो होगा दिस इज कैपिटल एक्स के पैरेलल है, दिस इज कैपिटल एक्स के इक्वल हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति है क्या? नहीं। अब हमें यही रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इन सबों के बीच में कि व्हाट विल बी द फाइनली रिलेशन, उसको हमें कैसे एक्चुअली एस्टेब्लिश करना है, वो उसी चीज़ को हम लोग को समझना है ना। तो समझिएगा सभी लोग, बहुत आसान है। अगर हम बात करें इसको, अगर हम इससे ज्वाइन कर दें ये, ठीक है, ओपी ओपी को हम इससे ज्वाइन कर दिए
तो ओपी को अगर हम इससे ज्वाइन कर दिए हैं तो बताइएगा सभी लोग, ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर मान ले कुछ एंगल है सर, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा एंगल मान लेते हैं, ठीक है अल्फ़ा। तो ये टोटल एंगल जो है, ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा इस तरीके का। अब हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो कैसे रिलेशन आएगा समझिए। अब हम बोल रहे ओपी का जो कॉस कंपोनेंट होगा, ओपी कॉस थीटा प्लस अल्फा का क्या ओ एम के इक्वल होगा, नहीं। ओपी कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू ओ एम के बराबर होगा, है कि नहीं। और ओ एम डिस्टेंस किसके इक्वल था, स्मॉल एक्स के इक्वल था, तो दिस इज स्मॉल एक्स। इतना समझ में आ रहा है क्या सभी को, ध्यान से। फिर सिमिलरली ओपी का जो साइन कंपोनेंट होगा, ओपी का साइन कंपोनेंट थीटा प्लस अल्फा में क्या ओ एन के इक्वल होगा, है कि नहीं। ओपी साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू ओ एन के इक्वल आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल ऑफ वाई, है कि नहीं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आता है चीज़ें, कि दिमाग में चीज़ें दूर तक बना रहे हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल डेवलप हो। अब यहाँ पे समझिए, इसको ओपन करते हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस में क्या होगा, साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा होगा, है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो ओ पी कॉस अल्फ़ा, इसको एक तरफ कर लेते हैं, ओ पी कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब माइनस में सिमिलरली ओ पी साइन ऑफ अल्फ़ा और इंटू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा ये चीज़, दिस इज इक्वल टू एक्स हो गया, है कि नहीं। अब समझिए इस चीज़ को सभी लोग, ये जो ओ पी कॉस अल्फ़ा है और यहाँ से ओ पी साइन ऑफ अल्फ़ा है, ये कुछ है। किस ट्रायंगल में अब हमें देखना है पता है सबको, ट्रायंगल ओ पी एम डैश में देखिए सब लोग, ट्रायंगल ओ पी एम डैश, ओ पी एम डैश में ये जो एंगल है, एंगल पी ओ एम डैश, अल्फ़ा एंगल है ये, है कि नहीं। तो इसका अगर कंपोनेंट लेंगे ओ पी कॉस ऑफ अल्फ़ा, तो ओ पी कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल है सभी लोग बताइए, ओ पी कॉस ऑफ अल्फ़ा ओ एम डैश, और ओ एम डैश कैपिटल एक्स के इक्वल है कि नहीं। और सिमिलरली ओ पी साइन ऑफ अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो क्वांटिटी आया है ना निकल के, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। दिस इज कैपिटल एक्स कॉस थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो दिस इज वन ऑफ द रिलेशन, एक रिलेशन ये आया निकल के। अब दूसरा यहाँ से आएगा, यहाँ से जो अभी यहाँ से देखा है, तो सिमिलरली इसको ओपन करेंगे, साइन ए कॉस बी, तो ओ पी कॉस ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे ओ पी साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू में आएगा वाई। सिमिलरली फिर से ओ पी कॉस अल्फ़ा कैपिटल एक्स, दिस इज साइन ऑफ थीटा। अभी इतना घबराना नहीं है, याद करवा देंगे कैसे याद रखना है इसको टेबल से। साइन थीटा क्या बोल रहे, कैपिटल एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस दिस इज, ये डिस्टेंस क्या है कैपिटल वाई के इक्वल है, तो इंटू दिस इज कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू वाई है ना। तो ये इस तरीके से रिलेशन आ गया। अब इसको याद कैसे रखना है सर, इतना आपको भारी भरकम लग रहा होगा, याद बहुत सिंपल है। देखो कैसे याद रखना, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम, इस टेबल को याद रखेंगे तो सब चीज़ें याद रहेंगी। टेबल को याद रखेंगे किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे ऊपर ये डायगोनल लाइन है, तो यहाँ पे ऊपर ओल्ड वाला आएगा इधर, ठीक है, और नीचे न्यू वाला आएगा। ये इधर की तरफ चलेगा और ये इधर की तरफ चलेगा, ओल्ड, दिस इज स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। एक्स के साथ यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा रख देंगे, यहाँ पे दिस इज साइन ऑफ थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब बस हो गया, कहानी ख़त्म। देखिए कैसे, बहुत आसानी से कॉस का डिफरेंशिएशन देखिए कैसे, टेबल पे कैसे बनाना है। यहाँ पे ओल्ड ऊपर रहता है, ओल्ड वाला ऐसे याद रखिए, ओल्ड ऊपर न्यू नीचे, ठीक है, न्यू नीचे, एन से न्यू एन से नीचे,
तो न्यू नीचे, ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ओल्ड इधर की तरफ इधर चलेगा और न्यू इधर की तरफ चलेगा। और यहाँ पे एक्स के साथ कॉस थीटा और वाई के साथ साइन थीटा, कॉस का फिर डिफ्रेंसिएशन नीचे माइनस साइन थीटा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब जैसे हम यहाँ पे स्मॉल एक्स का वैल्यू लिखना है तो स्मॉल एक्स का वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ से, इस रो से ऐसे चलेगा ऐसे। तो यहाँ पे x को जब लिखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई इंटू साइन थीटा हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट कर देंगे, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। तो यहाँ से स्मॉल एक्स लिखेंगे तो दिस इज कैपिटल एक्स कॉस थीटा एंड दिस इज माइनस कैपिटल वाई, दिस इज साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली स्मॉल वाई को अगर लिखेंगे तो स्मॉल वाई को क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स इंटू साइन थीटा और कैपिटल वाई इंटू कॉस थीटा। तो ये स्मॉल वाई इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एक्स इंटू दिस इज साइन ऑफ थीटा और फिर प्लस कैपिटल वाई इंटू दिस इज कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। लिखना आया क्या, सभी को समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे हम जो गए किधर से किधर गए, जैसे हमें ओल्ड को लिखना हो न्यू के फॉर्म में तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को अगर रिप्लेस करना हो तो ऐसे करके रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे थीटा दिया रहेगा आप लोग को, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि कितने एंगल से रोटेट किया, दैट इज द थीटा। और सिमिलरली अगर हमें कैपिटल एक्स को लिखना हो तो कैपिटल एक्स के लिए सर हम इस रो को पकड़ेंगे, ऐसे जाएंगे, और कैपिटल वाई के लिए ऐसे जाएंगे। तो बताइए सभी लोग कैसे लिखेंगे, अब बताइए बताइए आराम से बताइए। कैपिटल एक्स इक्वल टू लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल एक्स इंटू कॉस थीटा, स्मॉल एक्स इंटू कॉस थीटा, फिर क्या होगा, फिर ये स्मॉल वाई इंटू प्लस स्मॉल वाई इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली कैपिटल वाई को अगर लिखना हो तो कैपिटल वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, माइनस स्मॉल एक्स इंटू साइन थीटा प्लस स्मॉल वाई इंटू क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा। कोई समस्या है क्या। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा, ये एक आंसर ये आएगा और एक आंसर ये। मतलब ट्रांसफॉर्म कैसे करना है तो पूरा इस टेबल का कमाल है, तो ऊपर वाला आपके कोई काम करनी, बस ये याद रखो। तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया कि कैसे आता है, किस तरीके से आता है ना। तो ये अपने तरीके से मैं इसको मतलब क्लास में इनोवेट किया था। ये जो मेथड देख रहे हैं ना, बहुत छोटे तरीके से इतना ये जो रिजल्ट है आपस में रिलेट हो गया, बहुत अच्छे से रिलेट हो जाता है। ये कैसे प्रूफ आया इसका, तो बस एक आइडिया के लिए बता दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं कि आइडिया रहे दिमाग में कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं। जब चीज़ों को देखते हैं हम काफ़ी देर तक दूर तक देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखता है हमें, है ना। तो ये टेबल याद रखना है सभी को, टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं, खटाक से बना लेंगे। कभी भी रोटेशन का क्वेश्चन आएगा, जब भी बोलेगा रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो टेबल एक खोपचे में तुरंत तैयार कर सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। जैसे टेबल तैयार होगा दूर दर्द खत्म है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी क्वेश्चन भी करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, पहले टेबल सबको समझ में आया क्या। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि रोटेशन का सेंस ध्यान रखिएगा। अगर रोटेशन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, बोलेगा कि रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, देन थीटा को पॉजिटिव रखना है। थीटा जो है ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि थीटा इक्वल टू पॉजिटिव कब, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, मतलब इस तरीके का। समझ में आ रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस ये होता है भैया, सब लोग पता है ना। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर थीटा को हमें लेना है निगेटिव, तो क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस मतलब क्या, इस तरीके से रोटेट किया गया अगर, तो हमें थीटा का वैल्यू निगेटिव में रख लेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। ये चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताया था, है ना। तो वही चीज़ है, छोटे छोटे क्वेश्चन अब इस पर करते हैं। किसी को अगर इसमें कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। कहीं डाउट है किसी को, एनीवन, किसी को डाउट नहीं, डाउट है तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, है कि नहीं। एकदम सिंपल सिंपल हम प्रॉब्लम करते हैं। बोला ये जा रहा है इफ एक्स कॉमा वाई एंड कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई be the coordinates of same point refer to two sets of
refer to two sets of rectangular axis with the same origin, ठीक है, origin दोनों का सेम है। एंड बोला जा रहा है if ax plus of by becomes px p of x plus this is q of y, इसमें हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एंड ऑल्सो इट इज़ गिवन a कॉमा b इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इज x कॉमा वाई। देन रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है, रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन, चार ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान प्रॉब्लम है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज दिस इज ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू ऑफ स्क्वायर। ये है ऑप्शन नंबर डी है, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू ऑफ स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं दिया है, जो एक्चुअली टेबल बताया, टेबल को दिमाग में बिठा लेना है। समझिए इस चीज़ का क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये है तो अपने पास रेक्टेंगुलर एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, दिस इज स्मॉल वाई स्मॉल एक्स, है कि नहीं। और यहाँ से अगर बात करें दिस इज कैपिटल एक्स और ये क्या है, कैपिटल वाई मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके बीच में मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, कुछ तो होगा ही ना एंगल, तो थीटा एंगल मान लेते हैं। और कोई पॉइंट P है, उसका ही कोऑर्डिनेट दोनों के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में और दोनों के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है कि नहीं। इधर वाले के रेस्पेक्ट में भी कुछ दिया है, इसके जो अभी भी कर रहे थे ऊपर एक्चुअली में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं कर रहे थे, और फिर यही कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो दोनों में रिलेशन क्या आया था, वो रिलेशन देखिए ना, स्मॉल जिसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, ये देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन सिंपल था। ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू बोला जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है पी ऑफ कैपिटल एक्स प्लस पी ऑफ क्यू ऑफ कैपिटल वाई में। यही चीज़ बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में। तो समझिए इस चीज़ को कि सर हम इसको इसमें बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो रिप्लेस कर दीजिए ना, जो टेबल बना के खटाक से टेबल बना देना है। अभी जो टेबल हमने पढ़ा था उस टेबल का इस्तेमाल करिए सर। ऊपर ओल्ड रहेगा और नीचे न्यू रहेगा, ओल्ड एंड न्यू। तो नीचे न्यू का मतलब क्या हो गया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, है कि नहीं। ऊपर ओल्ड का मतलब स्मॉल एक्स, ये स्मॉल वाई, है कि नहीं। ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या रहेगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे समझिए कि स्मॉल एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे। स्मॉल एक्स का रिप्लेसमेंट हो जाएगा कैपिटल एक्स कॉस ऑफ थीटा और ये माइनस ऑफ कैपिटल वाई साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। स्मॉल वाई का सर रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, कैपिटल एक्स साइन ऑफ थीटा और फिर कैपिटल वाई कॉस ऑफ थीटा। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाइए बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो सर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, एक्स की जगह रख दीजिए। ये जो इक्वेशन है दिस विल ट्रांसफॉर्म टू कैपिटल एक्स कॉस ऑफ थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन ऑफ थीटा प्लस बी टाइम्स दिस इज कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस ऑफ थीटा होगा कि नहीं होगा। तो ये जो इक्वेशन है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट कैपिटल x का कोफिशिएंट यहाँ से a कॉस थीटा आ जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ से क्या आएगा, b साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये कैपिटल x का सर कोफिशिएंट आ गया। और फिर कैपिटल y का कोफिशिएंट इकट्ठा कर लेंगे तो माइनस में a साइन थीटा प्लस ऑफ b कॉस ऑफ थीटा आएगा, है कि नहीं। और ये कैपिटल y का कोफिशिएंट आ गया। तो अब इसको कंपेयर इससे अगर करते हैं, इससे अगर कंपेयर p ऑफ x प्लस q ऑफ y से, तो हमें क्या समझ में आता है। समझ में तो यही आएगा सिर्फ p बराबर ये होना चाहिए और q बराबर ये होना चाहिए। अरे हाँ कि ना। तो हो तो क्या कहानी ख़त्म। अब क्या चाहिए भाई, p इक्वल टू आ गया a कॉस ऑफ थीटा और b साइन थीटा
एंड क्यू इक्वल टू हो गया क्या, दिस इज माइनस में ए साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ बी कॉस थीटा, हो गया ना। दोनों को बस स्क्वायरिंग कर लेना है। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी पढ़ाया था ये चीज़ें हमने। जैसे स्क्वायरिंग करके दोनों को ऐड करेंगे तो सर यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ये बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये रिलेशन आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ पी स्क्वायर। कोई समस्या हो, किसी को दर्द हो तो और बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे एग्जाम में, डरना नहीं है। क्वेश्चन छोटा है, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है। मुझे तो हर चीज़ समझाना होता है ना, तो लिखना तो हर चीज़ पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी। थोड़ा सा प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें आप लोग करने लग जाएंगे। थोड़ा सा लग सकता है, टफ भी लगे, लेकिन कोशिश हमारा ये है कि हर चीज़ें समझ में, हर वैरायटी के क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे गए हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट, मोस्ट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन करते हैं, बोला जा रहा है कि एट थ्रू व्हिच एंगल, थ्रू व्हाट एंगल, थ्रू व्हाट एंगल द कोऑर्डिनेट एक्सिस, the coordinate axis should be rotated so that the equation, general equation of second degree, ax square plus में 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 2f ऑफ y प्लस c इक्वल टू 0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किस एंगल से रोटेट करना चाहिए, इसका सेंस भी दे देते हैं, रोटेशन का सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज ए सी डब्ल्यू, सच दैट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, इसमें एक्स वाई का टर्म दिख रहा है ना, तो बाकी जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो इक्वेशन आना चाहिए उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं दिखना चाहिए। मतलब हमें क्या करना होगा, एक बार मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करिएगा। क्वेश्चन में ये करना है कि सर हमें शिफ्ट तो करना ही है, रोटेट कराने के बाद जो नया ये इक्वेशन, जैसे हम रिप्लेस करेंगे ना यहाँ पे स्मॉल एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का फंक्शन कुछ बना के रिप्लेस करेंगे कि नहीं, कुछ यहाँ पे आएगा कुछ यहाँ पे आएगा। फिर सिमिलरली स्मॉल वाई को कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई का फंक्शन कुछ आएगा, जो वो टेबल बताया था उस टेबल से। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो पूरे को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसमें एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं दिखना चाहिए। मतलब x इंटू कैपिटल वाई का जो कोफिशिएंट आएगा उसको हम 0 बना देंगे, तो वही अपना आंसर दे देगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए कैलकुलेशन करके बस बता दीजिए क्या आएगा। अब इसी में 4 ऑप्शन एग्जाम में रख देगा तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन करिए आप लोग आंसर निकालिए, टाइम दे रहे हैं। थोड़ा सा आदत बनाइए करने का चीज़ों को, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वही से लड्डू मिठाई मिलता रहेगा, कभी कभी ईंटे पत्थर भी चबाने पड़ जाते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें, टेबल हमें दिमाग में बिठाना पड़ेगा। पहली चीज़ जैसे बताया वैसे एकदम स्मूथली बताया, हर चीज़ों को याद रखने में कोई बुराई नहीं है। ओल्ड ऊपर रहेगा, न्यू नीचे रहेगा, है कि नहीं। एक्स वाई, ये सर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, है कि नहीं। इस तरीके से टेबल बन गया। अब इसमें कोई समस्या और झमेला हो तो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? कॉस थीटा के डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कोई समस्या? माइनस का लगा दे ऊपर, हाँ। साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सर कॉस ऑफ थीटा। कोई समस्या है क्या? अब रिप्लेस करते डायरेक्ट इक्वेशन में ही, तो इक्वेशन में ये चेंज हो जाएगा। ए टाइम्स स्मॉल एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे? कैपिटल एक्स कॉस ऑफ थीटा और माइनस में कैपिटल वाई साइन ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर। फिर 2 ऑफ एच एक्स वाई,
तो x इंटू वाई से अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो x इंटू वाई की जगह भी वही चीज़ रखना होगा, ये x इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ y इंटू साइन ऑफ थीटा, और जो स्मॉल y है समझिए x इंटू वाई स्मॉल y, कैपिटल X साइन थीटा और फिर कैपिटल Y कॉस ऑफ थीटा, कैपिटल Y कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा प्लस बी वाई स्क्वायर अगर बात करें तो कैपिटल X साइन ऑफ थीटा प्लस कैपिटल Y कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये जो वैल्यू है बाकी से कोई मतलब नहीं है, ये लिखना हो तो लिख दीजिए, कोई मतलब ही नहीं। क्यों नहीं लिख रहे हम इसका वैल्यू, इसका हम बाकी यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, बस सभी लोग इतना समझा सकते हैं हमको। कारण यह है कि यहाँ से एक्स वाई का टर्म आएगा ही नहीं, एक्स इंटू वाई, क्योंकि स्क्वायर टर्म है ही नहीं, इसका डिग्री 1 है। तो लिनियर में जब रहेगा तो डिग्री 2 का इक्वेशन प्राप्त ही नहीं होगा, तो हम क्यों लिखे फालतू का। अब यहाँ से अगर बात करें तो हमें करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई को 0 कर देना है। तो सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई हर जगह से उठाइए आप, उसमें क्या आपत्ति वाली बात है। तो पहले वाले एक्सप्रेशन से x इंटू वाई का टर्म अगर करेंगे तो माइनस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा आएगा, बाहर में a है तो माइनस में 2a, दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा आएगा कि नहीं, कॉस थीटा इंटू दिस इज साइन ऑफ थीटा। कोई समस्या हो तो बताइएगा सभी लोग। फिर प्लस यहाँ से देखते हैं सर x इंटू वाई का टर्म कहाँ से आएगा, सभी लोग देखिए ध्यान से, कॉस थीटा और ये कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ये टर्म और ये टर्म, समझ में आ रहा है। फिर सिमिलरली ये दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो भी आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आएगा, यहाँ से माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब बाहर में 2 भी रखा हुआ है, इतना समझ में आ रहा है। तो 2h दिस इज ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, कोई आपत्ति इसमें नहीं। और प्लस अब यहाँ से भी टर्म आएंगे, 2b आएगा, 2b कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, 2b कॉस ऑफ थीटा इंटू दिस इज साइन ऑफ थीटा इक्वल टू में 0 आएगा। कोई समस्या है क्या। अब यहाँ से 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में a, दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, प्लस 2h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा ये सर, कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर यहाँ से 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू में 0 आएगा। कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। और देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री सब जगह अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से b माइनस से कॉमन आ रहा है, चाहे इसको उधर भेज दे तो एक ही बात है, चाहे जैसे ही करना वैसे कर लो। हम तो अब ये कह रहे हैं 2h इक्वल टू सबको अगर उधर ले जाए तो ये हो जाएगा a माइनस में b, दिस इज साइन बाई कॉस करेंगे तो ये tan ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। तो आ गया ना tan 2 थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, 2h अपॉन में a माइनस b आ गया। तो ये थीटा बराबर करेंगे तो 1/2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2h अपॉन में a माइनस ऑफ b आएगा। तो यही आंसर आ जाएगा। अब इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात थी, इसको याद रख सकते तो याद रख लीजिए, नहीं तो ठीक है एग्जाम में थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आप तो वेल एंड गुड। लेकिन ये है कि बहुत फास्ट कैलकुलेशन रखना पड़ेगा चीज़ों को, वो धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होगा आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन में चीज़ें डेवलप हो जाएगी। तो चलिए आज का जो कार्यक्रम है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी जो इसमें एक चीज़ और है हम इसमें पढ़ेंगे, पॉइंट में ही थोड़ा सा और जानकारी लेंगे लोकस के बारे में, लोकस ऑफ द पॉइंट है कि नहीं, लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट के बारे में चर्चाएं हम कल करते हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा, कम से कम इस सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक है लोकस ऑफ पॉइंट, इसका जो इम्पोर्टेंस है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहेगा, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का। तो बाकी जितना भी बताया इस पर 1-2 क्वेश्चन और मैं करवाऊँगा कल थोड़ा सा, लेकिन एक बार रिवीजन करके ना सारी चीज़ों को दिमाग में बिठा लीजिए। हो सकता है पहली बार आपके लिए बिल्कुल नया हो चीज़ें, लेकिन अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर में जब PDF रिवाइज करते हैं ना आप जैसे, तो आपका ये कोशिश होना चाहिए हर चीज़ को हम एक बार कर करके देखें। अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर डेरिवेशन चाहे कुछ हम बताए हैं उसको भी आप करिए, उससे भी आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। टाइम डिवोट करिए, अपने आप को पूरा डिवोट करिए इस चीज़ के प्रति, तब जाके चीज़ें बेहतर हो पाएगी। क्योंकि
नॉलेज तो भैया आने में टाइम तो लगता ही है, उसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है, आपको समय देना ही पड़ेगा। अपने आप शॉर्टकट बनते जाएंगे, फॉर्मूले बनते जाएंगे, रिजल्ट्स आपके दिमाग में बैठता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, वो समय के साथ धीरे 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 होगा, एक दिन में अचानक से नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर सभी लोग ध्यान दीजिए। तो बाकी जो संडे को मैं सोच रहा था ना, 15-15 दिन पे एटलीस्ट आप लोग का टेस्ट वेस्ट रखे, थोड़ा सा टेस्ट का जो पैटर्न टेस्ट मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। वो जो